बात करते हैं श्रीलंका मॉडल की। ठीक है, ये केस स्टडी है। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और इसकी जो पॉपुलेशन है 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के इंडियन स्टेट हरियाणा के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और ये बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ पर 74% जो लोग हैं वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, 18% लोग तमिल बोलने वाले हैं और 7% लोग जो क्रिश्चियन है वो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ तो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं और कुछ तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, आप 18% तमिल में से भी 13% वो तमिलियन हैं जो कि नेटिव जिनका कहाँ है, श्रीलंका है, और 5% वो तमिल हैं जो कि जिनके फोर फादर्स कहाँ के थे, इंडिया के थे, और जो प्लांटेशन में कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन के टाइम पर के लिए वहाँ श्रीलंका गए और वहीं पर बस गए। ठीक है, अब जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग किस धर्म को मानने वाले हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले, वो बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, तमिल्स कौन कौन से हैं, रिलीजन को मानते हैं, हिंदू हैं और मुस्लिम्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा इसमें देखते हैं। जो बेल्जियम है, बेल्जियम में हमने देखा कि जो डच कम्युनिटी थी, डच स्पीकिंग लोगों की जो कम्युनिटी थी वो कितनी परसेंट थी बच्चों, 59% थी, और उन्होंने इसका क्या लिया था, एडवांटेज लिया था, और फोर्सफुली जो किसको फोर्स किया था, फ्रेंच और जर्मन लोगों को फोर्स किया था कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलना शुरू कर दे, डच लैंग्वेज बोलना शुरू कर दे। ठीक है, उनको क्या किया था, मेजोरिटी ने अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की थी। आप श्रीलंका की बात देखते हैं। श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो क्या थी, मेजोरिटी में थी। कितनी थी टोटल पॉपुलेशन का, वो 74% थी। और उसने कौन सी जो टर्म है वो अपनाई, मेजोरिटेनिज्म। ठीक है, मेजोरिटेनिज्म कौन सी होती है वो देखते हैं। ये आइडिया होता है जिसमें कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है वो कंट्री के जो भी रूल वगैरह हैं वो क्या करती है, अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करती है। ठीक है, श्रीलंका को इंडिपेंडेंट मिली थी बच्चों 1948 में। उस समय सिन्हाला ने जो कंट्रोल है, जो उसके पास कंट्रोल आ गया था। ठीक है, 1956 में एक एक्ट पास किया उसने। ठीक है, उस एक्ट के तहत जो सिन्हाला थी सभी ऑफिशियल सभी लैंग्वेज को हटाकर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका की। ठीक है, और कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनसे जो सिन्हाला स्पीकर जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी में, पोजीशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में उनको क्या मिला, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिला। ठीक है, और जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसने किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, बुद्धिस्ट को, क्योंकि जो ज़्यादातर सिन्हाला स्पीकर्स कौन थे, बुद्धिस्ट थे। ठीक है, और जो तमिल, वहाँ के जो तमिल रहने वाले थे, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे, उनको कैसा लगा कि वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए हैं, अपने ही देश में रहकर वो क्या हो गए हैं, उनसे बिल्कुल भेदभाव की स्थिति में ला दिया है। ठीक है, कोई इक्वल पॉलिटिकल राइट्स उनके पास नहीं था। ठीक है, उनके साथ क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें, पढ़ने में। ठीक है, जो अदर अपॉर्चुनिटीज थी, ठीक है, और जो उनके जो इंटरेस्ट थे वो सब क्या किए जा रहे थे, इग्नोर किए जा रहे थे, उनके खुद के देश में रहने के बावजूद भी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ बच्चों, बैड रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी। जो तमिल कम्युनिटी थी और जो सिन्हाला थी उनके बीच में रिलेशन खराब होने लगे। ठीक है, जो श्रीलंकाई तमिल थे उन्होंने उन्होंने पार्टी बनाई और उनका स्ट्रगल क्या था कि उनको क्या मिले, पहचान मिले, किसको, उनकी लैंग्वेज को। ठीक है, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई था, क्योंकि जो तमिल जो श्रीलंका थे, श्रीलंका में टोटल कितने थी उनकी पॉपुलेशन, 18% ही थे। ठीक है, अब 1980 में जो सेवरल पॉलिटिकल जो पार्टीज थी वो कुछ बनाई गई, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई, और इसने क्या किया बच्चों, इंडिपेंडेंट जो स्टेट की मांग की। किसने, जो तमिल लोग थे। तमिल ने कहा कि आप लोग जो सिन्हाला वाले हो वो मेजोरिटी को एंजॉय करो, उन लैंड्स को एंजॉय करो जो कि आपके अंडर में आती है, बाकी जो एरिया तमिलियंस के अंडर में आता है उस जगह हमारा क्या कर दो, उस स्टेट को में तमिल लोगों को हैंड ओवर कर दो, तमिल स्टेट बना दो, वहाँ की लैंग्वेज भी तमिल रहेगी। ठीक है, और वो किस पार्ट को चाहते थे, वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट को चाहते थे श्रीलंका में। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, वहाँ पर इस डिमांड के चलते वहाँ पर क्या हो गया, सिविल वॉर हो गई। जो सिविल वॉर उसे कहते हैं जब एक ही कंट्री के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है, हिंसा क्रिएट करते हैं, उसे कौन सी वॉर कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। अब इसमें जो बहुत सारे हजारों लोग मारे गए, ठीक है, दोनों साइड के,
और जो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपनी जो सिन्हाला के जो वो थे लैंग्वेज स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि आप लोग क्या कर दो, कंट्री को छोड़ दो। ठीक है, जो सिविल वॉर है उससे क्या हो गया, टेरिबल कंडीशन आ गई। ठीक है, टेरिबल कंडीशन किस चीज के लिए आई बच्चों, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ उस देश की क्या हो गई, खतरे में पड़ गई। अब जो देखते हैं इन दोनों स्टोरीज में क्या क्या चीजें थी जो जी हमने सीखी। जो बोथ आर डेमोक्रेटिक कंट्री, दोनों कंट्री क्या थी बच्चों, डेमोक्रेटिक थी। ठीक है, और दोनों में ही क्या था, पावर शेयरिंग था, लेकिन दोनों में क्या था, दोनों में अलग तरीके से था। ठीक है, बेल्जियम में क्या था, लीडर्स ने रियलाइज कर लिया था कि जो दूसरे के जो फीलिंग्स है, दूसरे का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, तभी कंट्री में क्या होगा, शांति से रह पाएंगे। और श्रीलंका में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो कम्युनिटी है, जो मेजोरिटी में है, उसने क्या किया, फोर्सफुली पावर को अपने कब्जे में ले लिया। और जो किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की यूनिटी के लिए ऐसा करना खतरा साबित हो सकता है। ठीक है, अब ये जो पावर शेयरिंग है वो डिजायरेबल है या नहीं, ये देखते हैं। क्यों डिजायरेबल हुई, क्यों जरूरत पड़ी कि जो पावर शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, यानी कि इससे जो भी सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे गुड वे टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इससे क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है वहाँ नेशन ग्रो करता है। ठीक है, एफ मेजोरिटी फोर्स माइनॉरिटी, अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी को क्या करती है, दबाती है, फोर्स करती है, तो इससे क्या होता है, देश की जो एकता है वो क्या बढ़ जाती है, खतरे में पड़ जाती है, देश बर्बाद हो जाता है। ठीक है, पावर शेयरिंग की जो पावर शेयरिंग क्या है, एक स्पिरिट है किसकी, डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो पीपल है, पीपल को क्या राइट दिया गया है। ठीक है, कि वो किस तरीके से शासन किया जाए। ठीक है, जैसे इंडिया में है, पीपल को राइट दिया गया शासन करने के लिए, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं। ठीक है, एक लेजिटिमेटी जो गवर्नमेंट है वो क्या बनाती है, सिटीजन्स को पावर देती है कि वो पार्टिसिपेशन करे, किसमें, कि जो सपोर्ट सिस्टम है उसमें क्या करें, अपना पार्टिसिपेशन करें। ठीक है, अब फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, अब पावर शेयरिंग वो किस फॉर्म में है, अब वो देखते हैं। आइडिया फ्रॉम क्या है, जो अनडिवाइडेड पावर, की जो पावर है उसको अनडिवाइडेड किया जाना चाहिए। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन। पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का टाइम था, उस समय महसूस किया जाता था कि पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, जिससे कि क्विक डिसीजन लिया जा सके। अगर किसी युद्ध की स्थिति आ जाती है तो ऐसे में अगर बहुत सारे लोग होंगे तो डिसीजन लेने में मुश्किल होगी, इसलिए एक राजा होगा, एक व्यक्ति के पास पावर होगी, तो डिसीजन क्विकली लिया जा सकेगा और एक्शन किया जा सकेगा। ठीक है, लेकिन अब जो टाइम है, ठीक है, अब जो टाइम है कैसा है, उस टाइप का इजी टाइम नहीं है। ठीक है, तो क्विक डिसीजन लेने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अब किसकी जरूरत पड़ेगी, पावर शेयरिंग वाली गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब जो हर टाइम क्या होता है, चेंज होता है धीरे धीरे, तो डेमोक्रेसी अब आ गई है। अब कौन सी गवर्नमेंट आ गई है बच्चों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है। तो डेमोक्रेसी में पीपल ही क्या है, पॉलिटिकल पावर का सोर्स है। ठीक है, और हर कोई व्यक्ति अपनी आवाज के द्वारा क्या करता है, शेप देता है, किसको, पॉलिसीज को, ऐसी पॉलिसीज को जो कि उन लोगों के लिए बनाई जाती है, किसके बिना पर, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में। ठीक है, जो कॉमन, आप देखते हैं जो कॉमन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है इंडिया में वो किस टाइप का है, वो है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। यहाँ पर हॉरिजेंटल कैसे है, जैसे ये है लेजिस्लेचर, ये है एग्जीक्यूटिव और ये है जुडिशरी। ये तीनों, इसमें क्या है, नन हैज अल्टीमेट पावर, किसी के पास भी अल्टीमेट पावर नहीं दी गई है यहाँ पर। तो ईच ऑर्गन चूज ईच अदर, एक जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन को क्या करता है, चूज करता है। ठीक है, अब जो जजेस हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं बच्चों, एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और जो जुडिशरी है या जो जज हैं वो क्या करते हैं, चेक करते हैं किसका, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन और लेजिस्लेचर का फंक्शन। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या मतलब, जो कानून बनाती है उस संस्था को कहते हैं। ठीक है, जैसे संसद में लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, ये अरेंजमेंट कहलाता है चेक द बैलेंस। क्या कहलाता है बच्चों, ये चेक द बैलेंस। इसमें क्या कि पावर किसी एक व्यक्ति के पास ना होके सभी के पास इक्वली शेयर की जाती है। तो ये पावर शेयरिंग का हमारे इंडिया में एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप
पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। भाई गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर पावर भी शेयर की जाती है। कौन कौन सी? जनरल गवर्नमेंट, एक तो जनरल गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए, और एक दूसरी गवर्नमेंट होती है जो कि प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर होती है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इसे क्या, कौन सा गवर्नमेंट कहा जाता है बच्चों? फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। इंडिया में इस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब जो गवर्नमेंट है, जो प्रोविंस गवर्नमेंट है या जो रीजनल गवर्नमेंट है, उसे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। इंडिया में उसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक वर्टिकल डिवीजन है। किसका वर्टिकल डिवीजन है? लेवल ऑफ गवर्नमेंट का। कौन कौन सा है? सबसे टॉप पर कौन है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, सेकंड नंबर पे उसके नीचे कौन सी गवर्नमेंट आती है? स्टेट गवर्नमेंट आती है। उसके नीचे कौन आता है बेटा? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में ही दूसरे जो नेक्स्ट वो है पंचायती राज की, जो पंचायत जो सिस्टम आता है वो आता है। ठीक है, आप देखते हैं जो पावर है, थर्ड पॉइंट है इसका, पावर में ऑल्सो भी शेयर अमंग द डिफरेंट लोकल ग्रुप्स। जो लोकल ग्रुप्स हैं उसमें भी क्या है? पावर शेयर की जाती है। कौन कौन से ग्रुप है? जैसे रिलीजियस ग्रुप हो गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गया। जैसे एक एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे बेल्जियम में है। ठीक है, अब जो कंट्रीज हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल अरेंजमेंट किए गए हैं इन ग्रुप्स के लिए। ठीक है, कौन से ग्रुप के लिए? जो कि सोशली वीकर सेक्शन है या जो विमेन है। अपने इंडिया में भी इसी टाइप का अरेंजमेंट किया गया है, एससी ग्रुप के लिए, एसटी ग्रुप के लिए, ओबीसी और विमेन के लिए, ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके। ठीक है, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किए गए हैं किसके लिए, कहाँ नजर आते हैं? वो हमें पॉलिटिकल पार्टीज में आते हैं, प्रेशर ग्रुप्स में दिखाई देते हैं, मूवमेंट्स में दिखाई देते हैं। और इसका इन्फ्लुएंस किस पर होता है बच्चों? पावर के द्वारा इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, जो लोगों को राइट है क्या? बहुत सारे ग्रुप को चुनने का। ठीक है, और सभी जो पार्टीज हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें क्या कंपटीशन है? ये कंपटीशन होना चाहिए। ये कंपटीशन क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों कोई पार्टी इलेक्शन में मेजोरिटी से नहीं जीतती तो उसे दूसरी पार्टी के साथ मिलकर कोलिजन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारी पार्टी मिलकर कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है। अब जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बहुत सारे ग्रुप्स हम देखते हैं। ट्रेडर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, फार्मर्स है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं बच्चों? या तो ये गवर्नमेंट में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जो डिसीजन मेकिंग है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। किसके द्वारा? अपने प्रोटेस्ट के द्वारा या मूवमेंट्स के द्वारा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।